नमस्कार दोस्तों, 7 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। भाई, पहला आर्टिकल तो है इंडियाज एंगेजमेंट विद रशिया। चूंकि व्लादिमीर पुतिन साहब इंडिया में आए हैं, मोदी जी से मिलेंगे, ठीक है, 21st इंडिया रशिया मीटिंग। तो इस कंटेक्स्ट में रशिया और इंडिया के रिलेशंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। ऑलरेडी इंडिया और रशिया के रिलेशन स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे है। अब इसको आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे एरेनाज हैं जहां पे डाइवर्जेंसेज हैं, इंडिया रशिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से में कोऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से में और कोऑपरेट कर सकते हैं। कुछ ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरऑल एक न्यूज निकल के आ रही है म्यांमार के अंदर से, बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है। म्यांमार के अंदर ऑंग सैंग सी कुई, जो कि वहां की सबसे फेमस लीडर हैं, और उनके साथ उनकी जो सरकार थी, उनके जो मेंबर्स थे, उनको पकड़ के 4 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और 4 साल के लिए जेल के अंदर बंद किया गया है 2 ऐसे चार्जेस के ऊपर जो बिल्कुल भी आप कह लो प्रॉपर नहीं है। एक तो चार्ज ये है कि मिलिट्री के अगेंस्ट इंसाइटमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंटल लीडर्स, और दूसरा चार्ज ये है कि भाई इन्होंने कोविड लॉस को वायलेट किया। तो अभी तो 4 साल के लिए सजा सुनाई गई, बट एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि इन लीडर्स को ये मिलिट्री जनता डेकेड्स तक जेल में ही बंद करके रखेगी। तो कुल मिला के म्यांमार के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है। अब तक 1300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आर्मी के अगेंस्ट एजिटेशन करते हुए। 8 महीने हुए कूप को, फरवरी 2021 में कूप हुआ था। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, ये जो नागालैंड में अभी गड़बड़ हो गई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है कि भाई आर्मी ने, आप कह लो कि 9 सिविलियंस और जो 6 आपके माइन वर्कर्स थे, इनको मार दिया। और 6 माइन वर्कर्स को मारने में तो कंफ्यूजन हो गया, और उसके बाद सिविलियंस ने आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, तो आर्मी ने सेल्फ डिफेंस में यहाँ पे वार किया, तो उसमें लोगों की मृत्यु हुई। एक आर्मी का जवान भी यहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबिलिटी ला सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन को और सेग्रीगेट कर सकते हैं, एलियनेट कर सकते हैं। एफ्सपा का यहाँ पे क्या रोल है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये तो बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, जो हमारे देश के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, सुंदर पिचई और पारग अग्रवाल जैसे, इनके बारे में है। तो इसको मैं अभी के लिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले बातचीत हो चुकी है। एक आर्टिकल है द वे टू टैकल माल न्यूट्रिशन। बेसिकली ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाला जो सर्वे निकल के आया था, इसमें अंडर 5 चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल आउटकम्स बहुत गंदे हैं। इसको लेके यहाँ पे बातचीत की गई। इन न्यूट्रिशनल आउटकम्स को ठीक करने के लिए एफिशिएंट डाटा का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, एनएफएचएस 5 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। कैसे लोगों की मदद की जाए ताकि वो लोग अपने घर में बच्चों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन दे सकें, खुद को एडिक्वेट न्यूट्रिशन दे सकें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें, ये सब चीजें। फिर पीडीएस को न्यूट्रिशन के साथ कैसे जोड़ना। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं चावल मेनली खरीदती है किसानों से, और वो गेहूं चावल लोगों में बांटा जाता है। अब देखिए, गेहूं चावल खाने से एक इंसान की भूख मिट जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी को पूरा पोषण मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए आपको हर चीज चाहिए खानी पड़ेगी, सिर्फ गेहूं चावल से काम नहीं चलेगा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहां पे ओवरऑल सिर्फ इस प्रकार से नहीं देखना है कि आप लोगों की पेट में खाना डाल दो, आपको ये भी इस बात को इंश्योर करना है कि लोगों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पोषण अभियान, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ना है पीडीएस को। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक और आर्टिकल है, इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा न्यूज टाइप की समझ लो, जो कि आपकी निकल के आ रही केरला से। यहाँ पे संघ परिवार और बीजेपी को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। ऐसा बोला गया कि भाई जब से 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता है, वो केरला के अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक उन्होंने केरला के अंदर एंट्री मारी है, ठीक है। केरला की जो नायर पॉपुलेशन है, एजावास थियास पॉपुलेशन है हिंदू की, ये कुछ हद तक भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा देखने में आ रहा है कि जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है केरला की, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। 26% आबादी केरला की लगभग मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अभी के लिए टारगेट किया जा रहा है हलाल कंट्रोवर्सी के थ्रू। ये जो हलाल फूड है ना, इस फूड को मतलब बेसिकली मुस्लिम्स की फूडिंग हैबिट्स को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के ओवरऑल उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसमें क्या नाम से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी थोड़ा बहुत एंटी मुस्लिम होती नजर आ रही है, चूंकि केरला की पॉलिटिक्स में जो पहले क्रिश्चियंस थे वो डोमिनेट करते थे, अब ये डोमिनेटिंग पोजीशन कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के हाथ में आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे होटल्स थे जो कि मुस्लिम ओन्ड थे, तो जो हिंदू और क्रिश्चियन काइड है वो मतलब क्रिश्चियन क्राउड है वो मुस्लिम होटलों में नहीं जा रहा है,
मुस्लिम लीडर्स बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को कि तुम हिंदू होटलों में मत जाओ, क्रिश्चियन होटलों में मत जाओ। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ये एक्चुअली में यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि इसमें एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है, तो अलग से मैंने इसको डिस्कस आपके साथ नहीं किया। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो सचिन रावत ने हमको ज्वाइन किया, सचिन रावत का ये 3rd मंथ है मेंबर। चंदू ने हमको ज्वाइन किया है, मयूरी मिश्रा तिवारी ने हमको ज्वाइन किया है, देन तुबा नदीम ने हमको ज्वाइन किया है, तेजेश ने हमको ज्वाइन किया है, परसू राम प्रधान ने हमको ज्वाइन किया। परशुराम प्रधान का 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक परशुराम प्रधान। रूपक दास ने हमको ज्वाइन किया, इनका भी 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक रूपक दास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन साक्षी नवलानी ने हमको ज्वाइन किया एंड चौधरी सरिता दास ने हमको ज्वाइन किया। चौधरी सरिता दास का 2nd मंथ इज ए मेंबर, सो चौधरी सरिता दास 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक। साक्षी नवलानी, देन रूपक दास एंड परशुराम प्रधान 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक रूपक एंड परशुराम। देन तेजेश ने ज्वाइन किया है, तुबा नदीम ने ज्वाइन किया है, मयूरी मिश्रा तिवारी ने ज्वाइन किया है, चंदू ने ज्वाइन किया एंड सचिन रावत ने ज्वाइन किया। सचिन रावत का 3rd मंथ इज ए मेंबर। आई वेलकम यू बैक गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कफ्ड एंड कॉलर्ड से। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफी मदद मिलती है। सो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो म्यांमार की जनता इज अटेम्प्टिंग टू ब्रेक द स्पिरिट ऑफ द पीपल बाय जेलिंग देयर लीडर्स। तो अभी के लिए म्यांमार के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको 4 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया है, 2 चार्जेस के ऊपर। इसमें जो जेल में बंद हुए हैं लोग, इसमें तो एक तो म्यांमार की स्टेट काउंसिलर है डॉ ऑंग सैंग सी कुई। भाई देखिए, ऑंग सैंग सी कुई का नाम आप सबने सुन लिया होगा। अभी के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी। जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे वो इलेक्शंस उन्होंने जीत लिए थे। जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट और जो दूसरे गवर्नमेंट लीडर्स हैं, इन सबको पकड़ के 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। और क्यों जेल में डाला गया, तो इनके ऊपर 2 इल्जाम लगाए गए। पहला इल्जाम है इंसाइटमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री, दूसरा इल्जाम है ब्रीचिंग कोविड लॉस। और भाई ये बड़े अजीब से इल्जाम है, क्योंकि मिलिट्री ही तो यहां पे सब कुछ उल्टा सीधा काम कर रही थी। मिलिट्री वॉज द परपेट्रेटर, पीपल वर द विक्टिम्स। अब परपेट्रेटर के अगेंस्ट तुमने चीजें प्लान की, इसलिए पकड़ के तुमको जेल में डाल दिया गया। दूसरा, कोविड-19 के लॉस को वायलेट किया। जब भी इलेक्शन वगैरह की रैलीज हो रही थी ना, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ था कि जब आंग सैंग सी क्यू लोगों के बीच में पहुंच के कैंपेनिंग कर रही थी, तो हर जगह इन्होंने फेस मास्क पहन रखा था, शील्ड पहन रखी थी। क्लियर कट दिख रहा है उन फोटोज वीडियोस में कि इन्होंने फेस मास्क और शील्ड पहनी थी। तो कोविड का वॉयलेशन इन्होंने कैसे किया? तो मतलब कुछ भी करके इन लीडर्स के खिलाफ इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दो। अभी जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे, नवंबर 2020 में, उसमें क्लियरली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीत गई थी। ऑंग सैंग सी की पार्टी जीत गई थी और म्यांमार के लोगों ने सीधा वर्डिक्ट दे दिया कि हम डेमोक्रेसी के अंदर रहना चाहते हैं, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। तो अब जब डेमोक्रेसी वाली ताकत आ रही थी, तो मिलिट्री सिविलियन लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, किसी भी मिलिट्री कमांडर को बदला जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मिलिट्री ने अपनी चालें चली और ओवरऑल सिविलियन लीडरशिप को यहां पे हटा दिया। तो अब पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त बवाल हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2021। भाई डेमोक्रेसी के जो प्रो लोग हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुए हैं, ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट भी हुए हैं। और इसमें आप देखो, अब तक 1300 सिविलियंस की जान जा चुकी है। मिलिट्री एक्शन में 1300 सिविलियंस मर चुके हैं। हजारों की तादाद को पकड़ के जेल में यहां पे ठूस दिया गया है। मिलिट्री ब्रूटैलिटी बिल्कुल अपने हद पे आ गई है। कुछ दिन पहले तो ये न्यूज निकल के आई कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट में 3 लोगों के ऊपर एक मिलिट्री व्हीकल को जिंदा ही चढ़ा दिया गया। मतलब इस हद तक मिलिट्री ब्रूटैलिटी सामने निकल के आ रही है। तो हालात कुल मिला के यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, ठीक है। और मिलिट्री केवल अपने देश को, लोगों को नहीं दबा रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यहाँ पे मिलिट्री बता रही है। मतलब म्यांमार की मिलिट्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कई बार डायरेक्ट तरीके से बताया कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो। और ओवरऑल इतना ताकतवर कैसे हो रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री वाले? क्योंकि बैक एंड से इनको चाइना का सपोर्ट है। अगर आप म्यांमार की मिलिट्री की बात करो, तो पहले तो इन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स को साफ किया। रोहिंग्या मुस्लिम्स को इतना मारा कि वो बेचारे भाग के बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में मिलियंस की तादाद में इस समय पे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ठीक है। बांग्लादेश का एक आइलैंड है जहां पे इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को रिलोकेट किया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बांग्लादेश का वो कौन सा आइलैंड है जहां पे इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को डिस्प्लेस किया गया है, और
इस पर्टिकुलर उस आइलैंड के ऊपर रोहिंग्या मुस्लिम्स को सेटल करने को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी उठी है। आइलैंड का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कुल मिला के इतना अत्याचार किया है म्यांमार की मिलिट्री ने म्यांमार के अंदर लोगों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां चुप बैठी हुई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बस स्टेटमेंट इशू करता है, कुछ करता नहीं है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देखिए कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है चाइना, और चाइना आंख बंद करके पूरी तरीके से म्यांमार को सपोर्ट करता है। चाइना का क्या है कि भाई चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चूंकि म्यांमार से निकलता है, तो भाई म्यांमार के साथ रिश्ते जरूरी हैं। उसके बाद अगर इंडिया को कमजोर करना है तो म्यांमार के साथ दोस्ती बना के रखो, क्योंकि अगर म्यांमार चाइना की अच्छी बनती तो कल की डेट्स में इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको म्यांमार में भेज दिया जा सकता है। इंडिया भी यहाँ पे इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये म्यांमार में अपना बेस बनाते हैं। अगर म्यांमार की सरकार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो म्यांमार की धरती को ये इंसर्जेंट ग्रुप्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो इंडिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा म्यांमार को लेके चुप बैठता है, जो कि इंडिया के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को देखेंगे पहले, और इसीलिए हम म्यांमार के अगेंस्ट डेमोक्रेसी को लेके ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे। यहाँ पे एक कंट्री जो कुछ कर सकता था वो था यूएस। यूएस ने सैंक्शंस वगैरह लगा दिए हैं, बहुत से वर्बल स्टेटमेंट्स दिए हैं म्यांमार के अगेंस्ट, पर ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। यूएस ने रिसेंटली समिट होस्ट किए, समिट फॉर डेमोक्रेसी, और समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्ट कर रहे हैं और ओवरऑल म्यांमार में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यूएस को भी यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे म्यांमार को लेके बताई जा रही। म्यांमार में लोग सच में इस समय पे बहुत ज्यादा परेशान है, बट ज्यादा कुछ अभी के लिए तो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, द वे टू टैकल माल न्यूट्रिशन, इट इज हाई टाइम दैट द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग न्यूट्रिशन गॉट इंपॉर्टेंस ओवर सर्वे आउटकम्स। देखिए जो सार है KR एंटोनी साहब का यहाँ पे वो ये है कि सर्वे आउटकम पे ध्यान ना देके आप न्यूट्रिशन को मॉनिटर करो। मॉनिटरिंग न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको मॉनिटर कैसे करोगे ये ज्यादा जरूरी है। अब KR एंटोनी साहब ये कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकल के आया और इसमें कुछ अच्छी चीजें थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके हेल्थ इंडिकेटर्स यहां पे ज्यादा नहीं सुधरे हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टार्डी प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। किसकी? फॉर दोज पीपल हु आर अंडर 5, वो बच्चे जो 5 साल से कम की उम्र के। ये बहुत नेशनल सेम की बात है कि 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 35.5%, 35.5% स्टंटेड है, 19.3% वेस्टेड है। स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होता है मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं इन न्यूमरस टाइम्स। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, ठीक है। चाइल्डहुड एनीमिया भी NFHS 4 के रिस्पेक्ट में NFHS 5 में बढ़ा है, और एडोलेसेंट गर्ल्स में एनीमिया बढ़ा है। 15 से 49 ईयर्स की जो वुमेन है इनमें एनीमिया बढ़ा है, और ऑब्वियस सी बात है अगर वुमेन में एनीमिया बढ़ेगा यही वुमेन बच्चों को पैदा करेंगी और ये बच्चे भी यहाँ पे कमजोर पैदा होंगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि घर में दाई माँ बच्चे पैदा नहीं कर रही, बच्चे हॉस्पिटलों में या फिर किसी हेल्थ फैसिलिटी में पैदा हो रहे हैं जहां पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेन्ड नर्सेज हैं, तो भाई डिलीवरी के समय पे कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के स्टैटिस्टिक्स हैं वो स्टैटिक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन पैदा होने के बाद उसको माँ का दूध मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको माँ का दूध नहीं मिला तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, एक नई जनरेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। जो कि यही बच्चा बड़ा होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये अपने बच्चे पैदा करेगा और इसकी हेल्थ के ऊपर इसके बच्चों की हेल्थ डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि ठीक है भाई बच्चों की हेल्थ गिर रही है, बच्चों की हेल्थ को आप मॉनिटर कैसे करोगे? तो मॉनिटर करोगे आप डाटा के बेसिस पे। तो डाटा मॉनिटरिंग के यहाँ पे बहुत से फैसेट्स हैं। हमें डाटा किस प्रकार से चाहिए? तो भाई कितना फूड सप्लाई किया जा रहा है, कितना सर्व किया जा रहा है, कितना कंज्यूम किया जा रहा है, कितना वेट लॉस हो रहा है, कितना ग्रोथ में स्टैग्नेशन हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे डाटा को कलेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली डाटा मतलब कितना फूड का इनपुट आ रहा है और इस फूड को डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया जा रहा है। इन दो चीजों को बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे एंटोनी साहब बोल रहे हैं। और एंटोनी साहब का यहाँ पे ये बोलना है कि भाई जितनी तेजी से डाटा कलेक्ट होगा उतना बढ़िया है। आप डाटा को तेजी से कलेक्ट करो, अगर मान लो उस कलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मिड कोर्स करेक्शंस की हमारे पास ऑप्शंस हैं।
हम मिड कोर्स करेक्शंस करके उस डाटा को ठीक कर सकते हैं। तो डाटा ड्रिवन प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज गुड गवर्नेंस विद अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो भाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की मॉनिटरिंग यहाँ पे जरूरत है। देखिए बच्चा एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ, वहां पे उस ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट किया गया, लेकिन वो माँ पहले 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में तो रहेगी नहीं, वो अपने घर चली जाएगी बच्चे को लेके। तो उसकी घर में जाके समय समय पे देखना, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, आशा वर्कर्स के द्वारा, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स के द्वारा, कि क्या बच्चे को 6 महीने तक प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये बात याद दिलाना माओ को और घर वालों को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे करके उस बच्चे को इस माँ के दूध के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट ग्रूअल, सॉफ्ट ग्रूअल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओट मील खाया होगा, बच्चों को सेरेलैक खिलाया जाता है। सॉफ्ट चीजें मतलब हेल्दी चीजें, रनिंग चीजें जो बिल्कुल ही लिक्विड है ताकि बच्चे पचा सकें, बहुत छोटे होते हैं बच्चे, इनको इस प्रकार की सॉफ्ट ग्रूअल जैसी चीजें खिलाओ ताकि सिर्फ वो माँ के दूध पे डिपेंडेंट ना रहे, धीरे धीरे खाने की तरफ भी आगे बढ़े। तो ये 2 स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 2 स्टेप्स नहीं करोगे तो ग्रोथ यहाँ पे फॉल्टर करने लगेगी, इनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर भाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए 3 साल से कम के बच्चों के लिए टेक होम राशन फैमिलीज के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, आईसीडीएस के अंदर बच्चों के लिए राशन मिलता है, छोटे बच्चों के लिए। ओके, फिर इस चीज को भी मॉनिटर करना जरूरी है कि भाई देखो बच्चों के लिए जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है या जो बाकी सर्विसेज चल रही है वो बहुत हद तक आंगनवाड़ी पे डिपेंड करती हैं। तो आंगनवाड़ी बिना वजह बंद तो नहीं है, इस बात को यहाँ पे देखना जरूरी है। और इस बात को मॉनिटर करना जरूरी है कि इस आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाले जो सुपरवाइजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे एक्टिव हैं कि नहीं है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं है, सही समय पे आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स में मिड डे के लिए राशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब चीजों की मॉनिटरिंग यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट ऑफ ड्राई राशंस टू आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होगा तभी टीचर्स और पेरेंट्स मिलके हॉट कुक्ड मील बनवा पाएंगे और लोग यहाँ पे खाना खा पाएंगे, बच्चे खाना खा पाएंगे स्कूल के अंदर। इस सबको इंश्योर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, राज्य की सरकारें, इन सबको यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा। और यहाँ पे फूड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरत है। लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, ग्रेन्स और मिलेट्स, एग्स, ये सब चीजें ओवरऑल आपको इंक्लूड करनी है फूड बास्केट्स के अंदर। कुछ जगहों पे हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा वेजिटेरियन हो तो वो एग्स वगैरह ना खाते हो, तो एग्स के बहुत से अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, इसके थ्रू भी आप प्रोटीन वगैरह की कमी को दूर कर सकते हो। अब एक और बात है, देखिए सिर्फ स्कूलों में खाना भिजवा के बच्चों की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी नहीं की जा सकती है। बहुत हद तक ये बच्चे घर में भी खाना खाते हैं, तो घर में भी बच्चों के माँ बाप के पास परचेजिंग पावर पैरिटी होनी चाहिए इनको खाना खिलाने के लिए। तो इसीलिए इस बात को इंश्योर करना जरूरी है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर फैमिलीज को ठीक समय पे काम मिले और उनकी वेज पेमेंट भी की जाए, क्योंकि जब उनको पैसा मिलेगा तभी तो वो अपने घर में बच्चों को खाना खिला पाएंगे। जब मनरेगा के अंदर लोगों को काम नहीं मिलता है तो मास माइग्रेशन होता है, वो लोग अर्बन इलाकों में चले जाते हैं। अर्बन इलाकों में भी उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग पे फोकस कर रहे हैं एंटोनी साहब, और इस कंटेक्स्ट में एंटोनी साहब बोल रहे हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ये एक ब्यूरो था जिसको कुछ साल पहले बंद कर दिया गया, जिसको फिर से चालू करने की जरूरत है। इस नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो में ये पोटेंशियल है कि भाई सच में लोगों के पास न्यूट्रिशन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रियल टाइम में मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अप टू फैमिली लेवल तक, कि भाई किस फैमिली के पास कितनी क्रॉप्स पहुंच रही हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को न्यूट्रिशन ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। पीडीएस सिस्टम के अंदर ज्यादातर गेहूं और चावल ही बेचे जाते हैं। सिर्फ गेहूं चावल को आप लोगों के पेट में डाल दो, इससे चीज नहीं बनेगी। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि लोगों का न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पीडीएस को न्यूट्रिशन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। अभी के लिए जो पीडीएस है वो हंगर मिटिगेशन मैकेनिज्म है, लोगों की भूख हटा दो, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पूरी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अलाइन पीडीएस विद न्यूट्रिशन स्टैटिस्टिक्स, मतलब बेसिकली कंबाइंड ओवरऑल होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन होना यहां पे जरूरी है। तो सिर्फ भूख हटाना नहीं,
न्यूट्रिशन पूरा करना भी यहाँ पे जरूरी है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको आर्टिकल में ठीक ठाक चीजें मिल गई हो जानने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है एंड द इम्प्यूनिटी, द बॉच्ड आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड इज येट अनदर रीजन व्हाई आफ्सपा शुड गो। तो भैया अभी 6 कोल माइनर्स को यहाँ पे मार दिया गया। ओवरऑल ये 6 कोल माइनर्स ओटिंग वापस जा रहे थे अपने गांव ओटिंग में तिरू से। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई जहां पे मैंने मैप पे आपको ये लोकेशंस भी दिखा रखी हैं। तो ओवरऑल कैसे ऐसा लगा कि भाई नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो जा रहे थे, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, मेरे चैनल पे ही पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में आपको यहाँ पे नजर आ रही है वीडियो, अटर कंफ्यूजन। दिस मच वीडियो, अटर कंफ्यूजन इन नागालैंड, इंडियन आर्मी clashes with locals, 14 killed and many injured, SIT formed। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंसिडेंस में हुआ क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई क्या हुआ तो इसके लिए मैं आपको वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं। तो कुल मिला के 6 कोल माइनर्स उस गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे, टेम्पो ट्रेवलर टाइप का था, और इसी प्रकार के टेम्पो ट्रेवलर की इन्फो आई थी कि भाई NSCN खापलांग के फैक्शंस इसमें आ रहे हैं। तो इसके चलते इनके ऊपर गोली चला दी गई, इनकी मौत हो गई। जब आर्मी को लगा कि इनसे गलती हो गई है तो ओवरऑल वहां पे रुके हुए थे, पुलिस का इंतजार कर रहे थे, तब तक वहां के लोकल्स इकट्ठे हो गए। लोकल्स को पता चला कि आर्मी ने लोगों को मार दिया है, तो इन लोकल्स ने आर्मी वालों के ऊपर अटैक कर दिया। तो आर्मी वालों ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, तो 9 सिविलियंस की यहाँ पे मौत हो गई, एक सोल्जर की यहाँ पे मौत हो गई। मून डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब ओवरऑल इस इंसिडेंस को लेके एक एक्ट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, और वो है एफ्स्पा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन आर्म्ड फोर्सेस को भाई शांति लाने के लिए, पीस लाने के लिए स्पेशल पावर्स देता है। अब जैसे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, 2 चीफ मिनिस्टर तुरंत बोल रहे हैं कि भाई आप एफ्स्पा हटाओ। एक तो कॉनराड संगमा ऑफ मेघालय बोल रहे हैं एफ्स्पा हटाओ, एक न्यूफ्यू रिव्यू ऑफ नागालैंड बोल रहे हैं एफ्स्पा हटाओ, तुरंत इन एक्ट्स को रिपील होना चाहिए। अब ये एक्ट्स हैं आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर में, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, और आसाम बॉर्डर करने वाले 8 पुलिस स्टेशन में। तो इन पर्टिकुलर इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरिया बोला जाता है, और यहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं वो बवाल ना मचा पाए, इनस्टेबिलिटी ना ला पाए, इसलिए एफ्स्पा के चलते यहाँ पे आर्म फोर्सेस को बहुत स्पेशल ताकतें दी गई कि कहीं पे भी एक झुंड दिख जाता है तो उसके ऊपर गोली चला सकते हैं आर्म फोर्सेस के लोग, और इनको किसी भी प्रकार की आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहां की गांव के ये लोग थे, वो कोनियाक नागा कम्युनिटी का गांव है, और जो आर्मी यूनिट यहाँ पे इन्वॉल्व थी वो थी 21 पैरा कमांडो यूनिट। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था यहाँ पे। सोल्जर्स ने साफ साफ बताया है कि भाई जब ये व्हीकल इनके पास आई, इन्होंने व्हीकल को रोका, इन व्हीकल में बैठे वाले लोगों को कॉपरेट करने को बोला, तो लोगों ने कॉपरेट नहीं किया, तब जाके इन्होंने गोली चलाई। अब इस पर्टिकुलर जो स्टोरी है ना, जो आर्मी की तरफ से बताई गई है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। लोगों का बोलना है कि भाई ये कोई बॉर्डर पे इंसिडेंट तो हो नहीं रहा था कि कोई इन्फिल्ट्रेटर इंसर्जेंट घुस रहा था, ये तो हमारे देश की बॉर्डर के अंदर इंसिडेंट था, तो आपको गोली चलाने की क्या जरूरत थी? आप बिना मारे भी टैकल कर सकते थे, इन लोगों को पकड़ सकते थे। आर्मी बोल रही थी कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, हमारे खिलाफ एग्रेसिव हो रहे थे, तो हमने गोली चलाई है। तो अभी इसमें प्रॉपर प्रोब होनी बाकी है, और प्रोब के बाद ही पता चलेगा कि भाई अंदर में एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, अब लेकिन जो कुछ भी हुआ है, देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट या तो गलत मिला है, या मतलब भटकाने वाला इंटेलिजेंस इनपुट दिया है। जो कुछ भी हुआ है, ओवरऑल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स है ना, ये एक सेंस ऑफ एलियनेशन लेके जाएगा। वो बोलेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। इनफैक्ट नागालैंड का इलाका है ये, और अभी नागा पीस टॉक्स चल रहे हैं, और इस नागा पीस टॉक्स में एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोवैया है, और 7 नेशनल नागा ग्रुप्स हैं, और ये सब एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रहे हैं। इस बातचीत में रोड़ा आ सकता है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेके। इस पीस अकॉर्ड में, नागा पीस अकॉर्ड के ऊपर आगे जो भी बातचीत चल रही है वो बहुत सीक्रेटली चल रही है, किसी को बातचीत के बारे में ज्यादा बताया नहीं जा रहा है। ऊपर से कोनियाक नागास ओवरऑल नागा के अंदर, नागालैंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर्म करते हैं, और इन्हीं कोनियाक नागा कम्युनिटी के लोग थे माइनर्स जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है। तो कुल मिला के नागालैंड के इलाके में पीस टॉक्स की प्रोग्रेस के लिए
इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं खतरनाक है। बेटर यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ा जाए, मतलब उसको सजा दी जाए, अप्रोप्रिएट जो भी सजा हो। और उससे भी ज़्यादा ये जो लोग यहाँ पे मरे हैं इनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। एक इंक्लूसिवनेस की फीलिंग यहाँ पे आनी चाहिए। जो भी यहाँ पे लोग हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, जो हमारे ब्रदरन हैं, उनको लगना चाहिए कि नहीं भाई वो इंडिया के ही पार्ट हैं और ओवरऑल भारत सरकार उनकी सुन रही है, और एक्चुअली में सुन भी रही है। एसआईटी बनी है, अमित शाह जी खुद इस चीज़ को वो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कंपनसेशन दिया ही जाएगा। हाँ, इंसिडेंट क्यों हुआ इस बात की इंक्वायरी करनी एक इम्पार्शियल तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से इंक्वायरी चल रही है। और आज का आर्टिकल, आखिरी आर्टिकल, एक्सपेंडिंग इंडियाज एंगेजमेंट एनवेलप विद रशिया। देखिए भाई, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब दिल्ली आए 21वीं इंडिया रशिया समिट के लिए। मोदी जी नरेंद्र मोदी जी से मिले। ठीक है भाई, अभी के लिए इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो खड़ी है इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। इसको और इंप्रूव करने की बात की जा रही है। अब इसको कैसे और इंप्रूव करेंगे? देखिए, इंप्रूवमेंट का स्कोप इस समय पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप देखो तो आज की डेट में इंडिया के रशिया के रिलेशंस कोल्ड वॉर इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करते। एक समय था जब यूएसएसआर, सोवियत रूस एक तरफ था, यूएसए एक तरफ था, एक सोशलिस्टिक कंट्री थी, दूसरी कैपिटलिस्टिक कंट्री थी, और एक कोल्ड वॉर की मेंटालिटी चल रही थी। तो कुछ लोग यूएसए के खेमे में थे, कुछ लोग यूएसएसआर के खेमे थे। अब वो खेमे वाला काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ओवरऑल इंडिया और रशिया बायलेटरल प्लेयर्स की तरह एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिसमें कोई भी आइडियोलॉजी का आप कह लो बंधन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में रीजनल और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं, और जो पहले यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था वो यूएसए वर्सेस चाइना हो गया है। और यूएसए वर्सेस चाइना वाली इस डिबेट में इंडिया बहुत हद तक प्रो यूएसए देखा जाता है और रशिया बहुत हद तक प्रो चाइना देखा जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया रशिया के बायलेटरल रिश्ते जुड़े हुए हैं। इंडिया आज की डेट में भी रशिया से वेपन्स खरीद रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के साथ इंगेजमेंट को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि भले यूएसए वर्सेस चाइना वाली जंग में इंडिया और रशिया के खेमे अलग अलग हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो बायलेटरल रिलेशंस है इंडिया रशिया के वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स बायलेटरली एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूएसए चाइना को कैसा लगता है। तो आज की डेट में पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह सामने आया। ग्लोबल डिबेट में इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो, टेररिज्म के मेनेस की बात हो, हर जगह पे इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ रशिया के पास एक ग्लोबल स्टेटस है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो कुल मिला के रशिया को भी पता है कि इंडिया के साथ एंगेज करना जरूरी है, इंडिया को भी पता है रशिया के साथ एंगेज करना जरूरी है। अगर आप देखें तो अक्टूबर 2000 में साइन हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2010 में जब व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2010 में इंडिया आए थे, तब उस समय पे जो रिलेशनशिप थी वो कैसी हो गई थी? वो हो गई थी स्ट्रेटेजिक, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमने बढ़ा दिया था। अब इसके आगे और क्या हो सकता है, इसके ऊपर बैठ के अभी के लिए बातचीत हो रही है। इंडिया रशिया से बहुत सारे वेपन्स खरीदता है। अब तक देखा जाए ओवरऑल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 60% से ज्यादा जो वेपन्स हैं वो प्रोक्योर किए गए रशिया से। तो रशिया स्टिल द की एंड प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सबको वेपन्स प्रोवाइड करता है रशिया। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, सुकोई Su-30, T-90 टैंक्स, तलवार एंड क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ये जो नेवी वेसल्स होते हैं, इन सब में रशिया से हमने बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं। और आगे आने वाले समय में रशिया एक और बात से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया रशिया के जो वेपन्स रिलेशन है वो केवल बायर सेलर मॉडल नहीं है। बायर सेलर मॉडल मतलब क्या हो गया कि रशिया ने हमको वेपन बेचा, हमने पेमेंट दी, वेपन खरीद लिया, ऐसा नहीं है। रशिया और इंडिया मिलकर वेपन्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं टेक्निकल कॉपरेशन के साथ, और ये इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक बार टेक्निकल कॉपरेशन के साथ इंडिया ने मिलकर वेपन प्रोड्यूस कर दिया तो आगे वो वेपन्स इंडिया खुद से अपने दम पे प्रोड्यूस कर सकता है इंडिजीनियसली। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, ये इंडिया और रशिया की ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के थ्रू बनाया हुआ है। उसी प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, इन सब में भी इंडिया रशिया मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बाद भी हम दोनों लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। फिर बायलेटरल ट्रेड इंडिया रशिया के बीच में डिफेंस में, एनर्जी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो इंडस्ट्रीज, मिनरल, मेटलर्जी, फर्टिलाइजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में बढ़ चुका है।
2019-20 में इंडिया रशिया का बायलैटरल ट्रेड 10.11 बिलियन डॉलर्स पे था, जो कि अभी भी बढ़ने का पोटेंशियल अपने पास रखता है। फिर यहां पे 2+2 मैकेनिज्म की बात हो रही, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन टू वाइडन कोलैबोरेशन। अभी 2+2 डायलॉग हुआ है, किसके बीच में? फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर, तो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, रीजनल मैटर्स पे, ग्लोबल मैटर्स पे। अफगानिस्तान के इशू को भी लेकर रशिया ने कुछ हद तक इंडिया के साथ अलाइनमेंट दिखाया है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में व्लादिमीर पुतिन जाते हैं कि इंडिया से पंगेबाजी नहीं ली जा सकती, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। और आर्म्ड फोर्सेस के फील्ड में, न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स के फील्ड में इंडिया को पता है कि हमें आगे आने वाले समय में रशिया की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो दोनों ही देश एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूएसए चाइना क्या सोचता है, एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव आर्टिकल है इंडिया रशिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया रशिया की दोस्ती के कंटेक्स्ट में। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।